हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा राज सत्ता के अलावा समूचे देश के लोग इकट्ठे हैं कि नहीं है? सभी इकट्ठे हैं ना? मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहे आप। पहले आप कर लो बात, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो बाद में करेंगे। मैं जिस आप तो घूम के आए, सारे आपने देखा है कि जिस मकसद के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं और यही प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि इन कानूनों के विरोध में आज सभी जाति के लोग इकट्ठे हैं कि नहीं है? तो लोग जब इकट्ठे हैं तो सरकार को मजबूर होकर के प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता की आवाज को मानना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लेकिन चूंकि चुनिंदा लोगों के हिसाब से सरकार बनी हुई है और उन लोगों की वजह से सरकार चल रही है, इसलिए सरकार की मंशा तो केवल एक है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को राजी रखा जाए और हुकूमत की आड़ लेकर के देश की जनता को लूटने का काम किया जाए। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, ये सरकार जितने भी कानून बना पाई है योजनाबद्ध तरीके से, उसका लाभ मुट्ठी भर बड़े औद्योगिक घराने, अंबानी और अडानी टाइप के जो लोग हैं उन्हीं को पहुंच रहा है, बाकी तो सभी परेशान हैं। देश तो हमारा ये कृषि प्रधान देश है और इस देश की सारी अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान की हालत दयनीय है तो देश का बुरा हाल है। आज प्रभु की कृपा से फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन किसान का उत्पादन कोई खरीद नहीं रहा है। सरकार की तरफ से उत्पादनों के जो मूल्य निर्धारित किए जा रहे हैं उस मूल्य पर सरकार नहीं खरीद रही है, और अगर किसी का कोई थोड़ा बहुत खरीद लिया जाए तो उसकी पेमेंट नहीं हो रही है। मंडियां अनाज से भरी पड़ी है, लोग अपना उत्पादन मंडियों से वापस घरों को लेके जा रहे हैं और जरूरियात जिंदगी की चीजों के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। किसान को अच्छे बीज उपलब्ध नहीं है, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कीड़े मार दवाओं के दाम बढ़ रहे हैं। हर चीज महंगी होती जा रही है, सिर्फ किसान का उत्पादन मंदा हो रहा है, उसका कोई खरीदार नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी सरकार के कानों पर अब तक जूं तक नहीं रेंग पाई है।
उसी कानून को जनहित में बता करके उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि मौजूदा शासन का पतन कैसे किया जाए। इसके लिए हमारा प्रयास ये होगा कि हम एक मजबूत तीसरा मोर्चा बनाएं और उस मोर्चे के माध्यम से सरकार को मजबूर कर दें कि सत्ता में बने हुए लोग इनको छोड़ के चले जाएं। सरकार जब अल्पमत में होगी तो फिर मिड टर्म पोल होंगे कि नहीं होंगे, और मध्यावधि चुनाव जब होंगे तो जो माहौल आज देश में व्यापक है, जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। इसलिए हमारी पार्टी का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की एक सूत्री कार्यक्रम था कि इस देश के आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। इस बात को मनवाने के लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र संघर्ष किया। ये इंडियन नेशनल लोकदल रूपी पौधा उनकी देन है और हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनके स्वप्न को साकार करने के पक्षधर हैं। जहां देश के जनमानस को जोड़ने में हमारी पार्टी ने सफलता प्राप्त की है, हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी विपक्षी पार्टी के अग्रणी नेताओं से संपर्क स्थापित करें और एक मजबूत तीसरे मोर्चे का गठन करें। पच्चीस सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस है। मैं उस जन्म दिवस से पहले हर प्रदेश में जाऊंगा, हर राजनीतिक पार्टी के लोगों से संपर्क स्थापित करूंगा और मेरा प्रयास यही होगा कि इस भ्रष्ट सरकार का विकल्प तैयार किया जाए, मजबूत तीसरा मोर्चा हो और फिर आने वाले चुनाव में उस मोर्चे को सफलता मिले, इस भ्रष्ट सरकार का अंत हो, ताकि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार हो सके। इस सब के लिए हम आपके सहयोग और समर्थन की भरपूर उम्मीद रखते हैं।
इस मामले में आप सभी हमारा साथ दें। इसीलिए आप सबको निमंत्रण देकर के आज बुलाया। आप आए, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि आपकी कलम के माध्यम से देश की राजनीति में एक नया बदलाव आएगा कि मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे। इस संदर्भ में आपने कोई बात करनी हो तो पूछिए।